आप उस आदमी के बारे में पूछ रहे हैं जिसका शरीर टैटू से भरा है। आदर्श ने सौम्य वर्षा की तरफ देखा जो उससे आधा साल छोटी थी। वो थोड़ी कमजोर लग रही थी और चूंकि आदर्श का उससे बहुत कम संपर्क था इसलिए उसे लगा कि वो बहुत ही शांत लड़की है। सौम्य वर्षा ने अपनी नम गहरी आंखों से घूरते हुए सिर हिलाया। उसने आदर्श की ओर आशा भरी नजरों से देखा। हाँ, सीनियर आदर्श, उसका नाम विशैला सांप है। आपने युद्ध से पहले उसकी जानकारी जरूर देखी होगी, है ना? प्रतिद्वंद्वी बहुत ही भयानक था, इसलिए अब वो बस यही उम्मीद कर सकती थी कि आदर्श थोड़ा ही सही ज्यादा ताकतवर हो। वो सचमुच उम्मीद कर रही थी कि आदर्श ने अपने विरोधियों पर अच्छी तरह से शोध किया होगा और उसने विशैला सांप की चुनौती सिर्फ इसलिए स्वीकार की क्योंकि उसे उसके खिलाफ जीतने का भरोसा था। आखिरकार कम से कम 1 साल पहले तक आदर्श के बारे में ये अफवाह थी कि वो दूसरे वर्ष के साधकों में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। उसके चारों ओर इतने प्रभामंडल के साथ वो विश्वसनीय तो होना ही चाहिए, है ना? सौम्य वर्षा के विचार कुछ ऐसे ही थे, लेकिन आदर्श को इनसे कोई मतलब नहीं था। उसने सिर हिलाया। विशैला सांप? उसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या वो मशहूर है? आदर्श घमंडी नहीं था। उसे पिछली रात ही गठबंधन की प्रतिस्पर्धा के बारे में बताया गया था। हालांकि अचल ने आदर्श को कुछ जानकारी दी थी। आदर्श ने केवल मेघ ड्रैगन के 72 शिवालयों के सबसे ताकतवर लोगों पर ही ध्यान दिया था। कुछ लोग ऐसे थे जिन पर आदर्श को सचमुच ध्यान देने की जरूरत थी या जिनके प्रति सतर्क रहने की भी। जहां तक विशैला सांप का सवाल है, वो स्पष्ट रूप से उस दायरे में नहीं था जिस पर आदर्श ने ध्यान देने का फैसला किया था। आदर्श का जवाब सुनकर सौम्य वर्षा हक्का बक्का रह गई। उसने दूसरे पक्ष के बारे में कुछ भी जाने बिना ही चुनौती स्वीकार कर ली। वो सचमुच अवाक रह गई। वो इस मुकाबले में आदर्श के साथ थी और आदर्श को दूसरों की चुनौतियों से बचाने के लिए वहां मौजूद थी। चूंकि वो नेता था, इसलिए आदर्श का ही अंतिम निर्णय था कि मंच पर सबसे पहले कौन जाएगा और सबसे आखिर में कौन जाएगा। एक नेता के रूप में आदर्श महत्वपूर्ण थे। फिर भी उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी की जानकारी पर कोई शोध नहीं किया था और बिना ये जाने कि वो कितना शक्तिशाली है, प्रतिद्वंद्वी की चुनौती को सहजता से स्वीकार कर लिया था। काम करने के इस तरीके से सौम्य वर्षा इतनी दुखी हो गई कि वो आंसू भी नहीं बहा सकी। उसने मुंह तो खोला, पर जो शब्द वो कहना चाहती थी वो निकल नहीं रहे थे। उसे एक बेहद अशुभ एहसास हो रहा था। उसने पलटकर विशांत और निनाद के समूहों की ओर देखा। ये दोनों समूह अपनी अपनी छोटी छोटी बैठकें कर रहे थे और विरोधियों के चयन पर चर्चा कर रहे थे। जहां तक दिगंत का सवाल है, ये समूह जो व्यावहारिक रूप से पहले ही हार चुका था, अपने विरोधियों का चयन बहुत सावधानी से कर रहा था। चूंकि दिगंत मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के साथ प्रतिद्वंद्वियों के चयन में आम सहमति पर नहीं पहुंच सके, इसलिए अंततः निर्णय लॉटरी द्वारा करना पड़ा। केवल उसके पक्ष में ही आदर्श ने 1 सेकंड में निर्णय ले लिया। इस समय आदर्श वो नेता जिसे एक प्राणघातक शत्रु का सामना करना था, प्रतिभागियों वाली बेंच पर बैठा अपनी आंखें बंद कर रहा था। देखने में तो अच्छा ही लग रहा था कि वो जन्मदिन की दावत की मेजों पर नहीं बैठा था, वरना शायद वो खाना शुरू कर देता। इस स्थिति का सामना करते हुए सौम्य वर्षा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल को कीचड़ से सने खुरों वाले 10,000 सींग वाले जानवरों द्वारा रौंदा जा रहा हो। इस समय सौम्य वर्षा के बगल में बैठे 3 जूनियर इकट्ठा हुए और आशंकित होकर पूछा, वरिष्ठ सौम्य वर्षा, वरिष्ठ आदर्श बहुत मजबूत होना चाहिए, सही है? ये तीनों जूनियर आदर्श के समान समूह में थे। वे सौम्य वर्षा से कमजोर थे और सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए वहां थे। उन्हें अपनी स्थिति का अंदाजा था, इसलिए इतनी बड़ी लड़ाई से वे खास तौर पर घबराए हुए थे। सौम्य वर्षा कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। वो उन कुछ जूनियर खिलाड़ियों के शुरुआती थोड़े से आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं कर सकी। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, सीनियर आदर्श को इतना बुरा नहीं होना चाहिए। आखिरकार वो पिछली नवोदित प्रतियोगिता का चैंपियन था। जूनियर्स, चिंता मत करो, बाद में हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। सौम्य वर्षा के ऐसा कहने के बाद तीनों जूनियर थोड़ा शांत हुए। हालांकि मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के विरोधियों का सामना करने के लिए उनमें अभी भी आत्मविश्वास की कमी थी। बच्चे, तुम तो वाकई आत्मविश्वास से भरे हो। जब आदर्श ध्यान कर रहा था तभी उसे एक मनहूस आवाज सुनाई दी। बिना देखे ही वो समझ गया कि ये अचल ही था, वो बेईमान बूढ़ा आदमी। वरिष्ठ अचल ही आत्मविश्वास से भरे हैं। मुझे ऐसी सेना देना, मुझे अग्रणी बनाना है। ये भी मेरी ओर देख रहा है। हे, मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। क्या तुम मुझसे फायदा उठाने के लिए तुम्हें कुछ ऐसा करने पर मजबूर करना चाहते हो जो तुम करना नहीं चाहते? मेरे बारे में सोचते मत रहो। अगर तुम अच्छी तरह लड़ोगे तो नगर स्वामी तुम्हें मुझसे कहीं ज्यादा फायदा देगा। वो इतना अमीर है कि उससे तेल निकलता है। कुछ शब्द कहने के बाद अचल फिर गंभीर हो गया। बच्चे, अपने विरोधियों को ज्यादा हल्के में मत लेना। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी कमजोर नहीं है। ये सांप का बच्चा एक मजबूत इंसान है। आसान काम में बुरी तरह नाकाम मत होना। समझ गया? आदर्श हंसा। वो प्रतियोगिता के मुख्य रेफरी को दिव्य वन्य क्षेत्र मंच पर प्रतियोगिता शुरू होने की घोषणा करते हुए देख रहा था। कुछ छोटे समूहों की प्रतियोगिताएं एक साथ आयोजित की गईं।
आदर्श का पक्ष केवल युवा समूह था, इसलिए वो दिव्य वन्य क्षेत्र मंच पर नहीं जा सका। उन्हें 8वें चरण में भेज दिया गया। इस समय विशैला सांप ऐसा लग रहा था मानो वो चूहों को देख रही कोई बिल्ली हो। उसने आदर्श को बड़ी दिलचस्पी से देखा। सचमुच उसे घमंडी होने का पूरा हक था। मेघ ड्रैगन के 72 शिवालयों के ये कुछ समूह प्रतिभाओं से भरे हुए थे और उनकी गुणवत्ता पहले से कहीं ज्यादा थी, और वो विशैला सांप इन सभी विशेषज्ञों के बीच भी पहले की तरह ही उत्कृष्ट था। यदि हाल ही में 72 शिवालयों के पास अत्यंत मजबूत बैच न होते तो 7 सितारा शिवालय के मालिक ने कभी भी इन जूनियरों को मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के भविष्य पर निर्णय लेने की शर्त का सुझाव नहीं दिया होता। कौस्तुभ, ऊपर चलो, उन छोटी मछलियों का ख्याल रखो और आदर्श को मजबूर करो, फिर मैं ऊपर जाकर खूब मजा करूंगा। विशैला सांप हंसा और आदर्श की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो आदर्श से 1 साल बड़ा था और उसकी साधना का स्तर आदर्श से एक पूरे क्षेत्र ऊंचा था। वो कैसे हार सकता था? मेरे हाथों में बहुत दिनों से खुजली हो रही है। आखिरकार मुझे फिर से खून दिखाई दे रहा है। कौन जाने, शायद मैं आदर्श से भी छुटकारा पा लूं। कौस्तुभ ने अपने काले लोहे के पंजे पहने और मंच पर कूद पड़ा। वो विशैला सांप कबीले की रीढ़ की हड्डी में से एक था और अक्सर विशैला सांप के पीछे पीछे घूमता रहता था, इसलिए उसकी शैली विशैला सांप से काफी मिलती जुलती थी। मेरा प्रतिद्वंदी कौन है? आगे आओ। कौस्तुभ मुस्कुराया। उसने अपनी जीभ निकाली और अपने काले लोहे के पंजों के ब्लेड को धीरे से चाटा। उसके चेहरे पर बेहद शैतानी भाव था। योद्धाओं के लिए उनका रुख बहुत मायने रखता था। सन लोंग का अशुभ रुख लोगों को उसके सामने खड़े होने से ही डर लगने लगता था। वरिष्ठ आदर्श, हम किसे भेज रहे हैं? कौस्तुभ को देखकर सौम्य वर्षा का दिल धड़क उठा। ऐसा लग रहा था कि विशैला सांप के गुर्गों से भी कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। ये व्यक्ति जानलेवा इरादे से भरा हुआ था। वो अब तक देखे गए किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा भयानक था। वहां मौजूद ज्यादातर किसान किशोर थे। हालांकि वे ताकतवर थे, लेकिन उन्होंने असली लड़ाइयों में ज्यादा लोगों को नहीं मारा था। ये आप सब पर निर्भर है, सुरक्षा पर ध्यान दें, आदर्श ने उन्हें समझाया। उसे ये भी लगा कि कौस्तुभ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे खिलवाड़ किया जा सके, बल्कि जो योद्धा युद्ध कला का अभ्यास करते हैं उन्हें भविष्य में ऐसे शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा जो कौस्तुभ से कहीं ज्यादा खतरनाक होंगे। इन वैभव दिव्य नगर के युवा पौधों को भी बड़े होने के लिए वध से गुजरना पड़ा। बाकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जल्द ही होने वाला संभावित जानवरों का झुंड खून का बपतिस्मा होगा। इसमें अज्ञात संख्या में लोग मारे जाएंगे। भविष्य में अपनी जान गंवाने से बेहतर है कि अभी थोड़ा कष्ट सह लिया जाए। हालांकि आदर्श के आदेश से सौम्य वर्षा नाराज हो गया। ये आप पर निर्भर है, सुरक्षा पर ध्यान दें, कहने का उसका क्या मतलब था? क्या ये बात किसी नेता को कहनी चाहिए थी? सुकुमार, ऊपर चलो, सौम्य वर्षा ने गुस्से से आदेश दिया। चूंकि नेता को इसकी परवाह नहीं थी, इसलिए उसे ही कार्यभार संभालना पड़ा। सुकुमार छोटे कद का एक युवक था। सौम्य वर्षा की बात सुनकर उसने दांत पीस लिए और मंच पर कूद पड़ा। सुकुमार के सामने कौस्तुभ था, जो शरारती अंदाज में हंस रहा था। उफ, बिल्कुल ताजा है, मुझे चखने दो तुम्हारा खून। जैसे ही कौस्तुभ बोल रहा था, उसके शरीर में जानलेवा इरादे उमड़ पड़े। उसकी युआन क्यू फटने के साथ ही उसकी बाहों के पंजे खून जैसे लाल हो गए, मानो वो अचानक किसी दुष्ट राक्षस में बदल गया हो। मैं हत्या के नियमों का पालन करता हूँ। जितना ज्यादा मैं हत्या करता हूँ, मेरे हाथ उतने ही ज्यादा खून से रंगते हैं और मैं उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता जाता हूँ। मैं भूल ही गया हूँ कि आज तक मैंने कितने लोगों या बेजुबान जानवरों को मारा है। मुझे डर है कि किसी प्रतियोगिता में भी मैं अपनी हत्या की इच्छा पर काबू नहीं रख पाऊंगा। कौस्तुभ पागलों की तरह हंसने लगा, जबकि सुकुमार का चेहरा पीला पड़ गया। वो एक परिवार के युवा स्वामी थे। बचपन से ही उन्होंने लाड़ प्यार से जीवन जिया था। अपनी उम्र के ऐसे विकृत व्यक्ति से उनका सामना पहले कब हुआ था? आदर्श, जो मंच के नीचे से देख रहा था, चुपके से अपना सिर हिलाने लगा। उनके लिए कौस्तुभ कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनके और सुकुमार के रुख में बहुत अंतर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कौस्तुभ और सुकुमार के विकास के अनुभव अलग अलग थे। दूसरी बात, हाल ही में वैभव दिव्य नगर के जत्थे पहले के जत्थों से कमजोर थे। नतीजतन जब दिव्य नगर के योद्धाओं का सामना मेघ ड्रैगन के 72 शिवालयों के योद्धाओं से हुआ, तो उनमें स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास की कमी थी। इस स्थिति में भले ही उनकी ताकत समान हो, ये पूरी तरह से एक तरफा लड़ाई होगी। इसके अलावा सुकुमार की ताकत वास्तव में कौस्तुभ की तुलना में कमजोर थी। 3 चालें। कौस्तुभ ने 3 उंगलियां फैला दी। 3 चालों में मैं तुम्हारे चेहरे का दाहिना हिस्सा खोल दूंगा, फिर मैं तुम्हारे दाहिने हाथ और दाहिने पैर की नसें तोड़ दूंगा। मुझे अपने प्रतिद्वंदी के दाहिने हिस्से पर वार करना पसंद है। उनके दाहिने हिस्से को टुकड़े टुकड़े कर देना और बाएं हिस्से को अच्छी हालत में छोड़ देना। क्या ये बहुत दिलचस्प नहीं है? आहा, कौस्तुभ बहुत घमंडी था। ये सुनकर सुकुमार गुस्से से लाल हो गया। क्या उसने मुझे एक कमजोर और कोमल मेमना समझा था जिसे बलि चढ़ाया जाना था? ये तो बहुत आगे जा रहा है।
सौम्य वर्षा ने अपनी छोटी मुट्ठी भींच ली और उसका चेहरा गुस्से से भर गया। तभी कौस्तुभ ने कदम बढ़ाया। वो बहुत तेज था और पल भर में सुकुमार के ठीक सामने आ गया। उसने अपने पंजे से सुकुमार के चेहरे के दाहिने हिस्से पर वार किया। सुकुमार बहुत घबरा गया, लेकिन आखिरकार वो इस नए खिलाड़ियों में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक था। हालांकि लड़ाई की शुरुआत में उसका रुख कमजोर था, लेकिन अपने गुस्से के कारण वो अपनी असली ताकत दिखा पाया। वो अपने प्रतिद्वंदी को जहां चाहे वहां मारने की इजाजत कैसे दे सकता था? ये बहुत शर्मनाक था। वो पीछे हटा और उसी समय उसने अपनी तलवार कौस्तुभ की हथेली पर मार दी। पंजा एक कम दूरी का हथियार माना जाता था और तलवार से भी छोटा होता था। ये जितना लंबा होता उतना ही शक्तिशाली होता था। सुकुमार का मानना था कि इस तरह वार करने से उसका प्रतिद्वंद्वी या तो अपना हाथ पीछे खींच लेगा या उसकी हथेली तलवार से आर पार हो जाएगी। हालांकि जैसे ही सुकुमार छुरा घोंप रहा था, कौस्तुभ के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसका शरीर अविश्वास से मुड़ गया और कहीं से 3 पंजे की किरणें प्रकट हो गईं। आह! सुकुमार ने एक भयानक चीख निकाली जिससे खून बिखर गया। इन 3 पंजों की धारों ने सुकुमार के चेहरे के दाहिने हिस्से को चीर दिया था। उसके गाल, नाक, कान और आंख के कोने पंजों की धारों से फट गए थे। उसके चेहरे पर 3 गहरे पंजों के निशान दिखाई दिए। सुकुमार ने अपना चेहरा पकड़ लिया। उसका हाथ खून से सना हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। उसके दाहिने चेहरे का मांस नीचे की ओर धंस गया था। कौस्तुभ का हमला बहुत ही निर्दयी था। ये क्या हुआ है? मंच के नीचे सुकुमार की टीम के सदस्य बेहद घबरा गए। सुकुमार ने कथित तौर पर कौस्तुभ के हमले को चकमा दिया था, तो फिर उसे चोट कैसे लगी? उसके चेहरे पर पंजों से हुआ ये घाव बहुत भयानक था। उसका चेहरा फट गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी हड्डियां भी चीर दी गई हों। और इन लोगों के पीछे उदास आदर्श था। कौस्तुभ सुकुमार से अधिक शक्तिशाली था और उसे आसानी से हरा सकता था। केवल उसे मामूली चोटें ही पहुंचा सकता था। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने पहले इशारा किया कि हमला कहां होने वाला है, ताकि सुकुमार तैयार हो जाए। फिर भी हमला हो गया। ये योद्धाओं के लिए अत्यंत शर्मनाक था और किसी का चेहरा इस हद तक फाड़ दिया जाना कि वो विकृत हो जाए, बहुत अपमानजनक बात थी। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर विभिन्न गुटों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की चौकस निगाहों के सामने ऐसा अपमान होना सुकुमार के चेहरे को जमीन पर पटकने के बराबर था। ये सुकुमार के मार्शल आर्ट में आत्मविश्वास को भी नष्ट कर सकता है, जिससे भविष्य में उसके दिमाग में राक्षस पैदा हो सकते हैं। अगर सुकुमार के जख्म पूरी तरह से भर भी जाएं, तो भी उसके मनोवैज्ञानिक असर से छुटकारा पाना कठिन होगा। ऐसा करना बेहद बुरा काम था। सुकुमार, हार स्वीकार करो और यहां आओ। आदर्श खड़ा हो गया। युद्ध का परिणाम पहले से ही स्पष्ट था। मूल रूप से इन युवा स्वामियों और स्वामिनियों को, जिन्होंने कभी युद्ध की क्रूरता का अनुभव नहीं किया था, थोड़ा खून खराबा सहना अच्छी बात थी, लेकिन हद से आगे बढ़ना ठीक नहीं था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे सुकुमार के मन में राक्षस पैदा हो जाएंगे और ये मानसिक राक्षस भविष्य में सुकुमार को आगे बढ़ने में नाकामी का कारण बन सकते हैं। सुकुमार ने अपना चेहरा ढक लिया। उसका मुंह और चेहरे का दाहिना हिस्सा फट गया था। वो बोल नहीं पा रहा था, फिर भी उसने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोलने की कोशिश की। हालांकि इसी दौरान उसे अपने सामने एक धुंधलापन दिखाई दिया और अचानक उसके दाहिने पैर और दाहिने हाथ में ठंडक महसूस हुई। उसके बाद तेज दर्द हुआ। सुकुमार के बाहर गिरते ही एक बार फिर खून दिखाई देने लगा। उसके दाहिने हाथ और दाहिने पैर की नसें कटकर अलग हो गई थीं। कौस्तुभ ने अपने धातु के पंजों से खून चाटा और बेतहाशा हंसा। हा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे दाहिने पैर और हाथ की नसें तोड़ दूंगा। मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकता हूं? मैं अपनी बात का पक्का हूं। सुकुमार की टीम के सदस्य कौस्तुभ की बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गए। वो दूसरों को इस हद तक धमकाकर हद पार कर रहा था। गठबंधन रैंकिंग प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार जब तक दूसरे पक्ष को मृत्यु का कारण बनने या जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को स्थायी विकलांगता का कारण बनाने का कोई इरादा नहीं है, तब तक ये नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। हालांकि जानबूझकर कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन था। इस नियम में कई खामियां थीं। इसके अलावा कौस्तुभ द्वारा सुकुमार के टेंडन काटने से कोई स्थायी विकलांगता नहीं होगी, क्योंकि उन्हें अच्छी दवा से ठीक किया जा सकता था। हालांकि सुकुमार की मानसिकता को जो क्षति पहुंची है और जो अपमान उसने झेला है, उसे ठीक करना कठिन होगा। कितना दयनीय दृश्य है। कौस्तुभ ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसके पीछे मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के सभी साधक हंसने लगे। ये वैभव दिव्य नगर का योद्धा है। ये किसी कुत्ते से अलग नहीं है। मेघ ड्रैगन के 72 शिवालयों में हमारे बराबर रखा जाना बहुत अपमानजनक है। जैसे ही ये कठोर शब्द आदर्श की छोटी टीम तक पहुंचे, विशैला सांप ने आदर्श की ओर अंगूठा नीचे कर दिया। कमजोर। टीम के सभी सदस्य किशोर थे और वे सभी उस उम्र में थे जहां उनका आत्मसम्मान चरम पर था। इस तरह अपमानित होने पर उन्हें स्वाभाविक रूप से अपमान और क्रोध का एहसास हुआ। खासकर सुकुमार, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका शरीर कांप रहा था। वो सचमुच चाहता था कि युद्ध में जीत के बदले में उसकी मृत्यु हो जाए। आदर्श चुप हो गया।
उसने शांति से मंच पर खड़े कौस्तुभ की ओर देखा। तुम्हारा नाम कौस्तुभ है? हाँ, मेरा नाम याद रखना। कौस्तुभ ने मन ही मन मुस्कुराया। उसकी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठी और उसने आदर्श को तिरस्कार से देखा। आदर्श ने हल्के से अपने हाथ की अंगूठी को छुआ और शांति से कहा, मैंने तो उसे पहले ही हार मानने पर मजबूर कर दिया था। तुम उस पर हमला क्यों करते रहे? तुमने उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया? मुझे सिर्फ इसीलिए रुकना पड़ा? तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या मजाक है? कौस्तुभ ने आदर्श को ऐसे देखा जैसे किसी मंदबुद्धि को देख रहा हो। सिर्फ इसीलिए कि तुम लीडर हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि प्रतियोगिता के नियमों में सिर्फ प्रतिद्वंदी की अपनी रियायत ही मायने रखती है? अफसोस कि वो अभी अपना मुंह नहीं खोल पाया। हा। कौस्तुभ हंसा और उसके पीछे विशैला सांप और उसके साथी भी हंस पड़े। अरे, तुम्हारी निगाहें तो बहुत डरावनी लग रही हैं। कौस्तुभ ने आदर्श को देखा और समझ गया कि आदर्श की शांत आंखों में हत्या का भाव है। फिर भी उसे जरा भी डर नहीं लगा। अगला कौन है? ऊपर आओ। तुम्हारे चेहरे का बायां हिस्सा चीर दूं या दायां? तुम मौत को दावत दे रहे हो। मैं सुकुमार का बदला लूंगा। वैभव दिव्य नगर के युवक अपनी स्थिति में कमजोर थे, लेकिन उग्र स्वभाव के होने के कारण और कौस्तुभ के उकसावे के कारण वे अब इसे सहन नहीं कर सकते थे। एक युवक मंच के किनारे पर कूद पड़ा, लेकिन सौम्य वर्षा ने उसे रोक दिया। तुम उसके मुकाबले में नहीं हो। ऊपर जाने से तो वो और भी ज्यादा दिखावा करेगा। सौम्य वर्षा ने दांत पीस लिए। वो खुद कौस्तुभ से लड़ने के लिए तैयार थी। दरअसल सौम्य वर्षा पर भी बहुत दबाव था। उसकी प्रतिद्वंद्वी भी उससे उम्र में बड़ी थी। कितनी सुंदर लड़की है। तुम ऊपर आना चाहते हो? अगर मैं इतनी सुंदर लड़की का चेहरा फाड़ दूं तो क्या ही दिलचस्प घटना होगी। सौम्य वर्षा कौस्तुभ के शब्दों से और भी अधिक क्रोधित हो गया। हालांकि इसी समय आदर्श की आवाज उसके कानों में पड़ी। मंच पर जाने से पहले ही उसके उत्तेजक शब्दों के कारण तुम्हारा दिमाग अस्त व्यस्त हो गया है। अगर तुम इसी तरह लड़ोगी तो जीतने की संभावना हारने से कम होगी। मैं? सौम्य वर्षा ने आदर्श की ओर देखा और उसे कुछ शिकायत महसूस हुई। उसे लगा कि अगर उसने इतनी असामान्य टीम की चुनौती स्वीकार न की होती तो उनकी हालत कभी ऐसी नहीं होती। मंच के नीचे ही रहो। ये कहते हुए आदर्श मंच पर चढ़ गया। वरिष्ठ आदर्श। सौम्य वर्षा ठिठक गया। किसी टीम के लीडर को स्टेज पर सबसे आखिर में जाना होता था। अगर वे स्टेज पर जल्दी पहुंच जाते और हार जाते तो वे पूरी तरह से हार जाते। ये शतरंज में राजा के मोहरे से युद्ध में उतरने जैसा था। उसके पास आदर्श को रोकने का समय नहीं था। इस समय आदर्श पहले ही कौस्तुभ से आगे निकल चुका था। कौस्तुभ ने आदर्श को उपहास भरी नजरों से देखा। सोचते हो तुम नेता हो सकते हो? तुम तो अपना गुस्सा भी नहीं रोक सकते। एक बार यहां पहुंच गए तो फिर यहां से जा नहीं सकते। कौस्तुभ के पीछे खड़ा विशैला सांप भी आदर्श को उपेक्षा भरी नजरों से देख रहा था। एक नेता होने के नाते उसे इतना बेतुका नहीं होना चाहिए था कि वो इस तरह मंच पर चढ़ जाए। कल के 2 लबादे वाले आदमी दरअसल ऐसे बेवकूफ से जल रहे थे। उस वीरान अस्थि अवशेषों का थैला तो आसानी से मिल गया था। आदर्श का सामना करते हुए कौस्तुभ ने लापरवाही से अपनी कलाइयां ढीली कर दी। उसके हाथों के धातु के पंजे ठंडी चमक रहे थे। हालांकि वो आदर्श को नीची नजर से देख रहा था, पर असल में वो पूरी तरह सतर्क था। कल 2 लबादे पहने आदमियों ने उन्हें आदर्श के बारे में सटीक जानकारी दी थी। कौस्तुभ जानता था कि आदर्श बहुत ताकतवर है और वो आदर्श की चालों से भी वाकिफ था। कौस्तुभ आदर्श के खिलाफ लड़ना चाहता था। किसी अनजान मछली को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। आदर्श को हराना और सीटें हासिल करना ही पुण्य का काम था। तुम्हारी कृपाण कहाँ है? इसे निकालो। ओह, लगता है तुम मुझे बहुत अच्छी तरह समझ रहे हो। ये तो पता है कि मैं कृपाण का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मेरी कृपाण का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं विरोधियों के खिलाफ होता है जो सम्मान के लायक या दुर्जय हों। घटिया या कमजोर लोगों के खिलाफ मैं आमतौर पर कोई दूसरा हथियार ही इस्तेमाल करता हूं। आदर्श ने धीरे से अपनी अंतरापृष्ठीय अंगूठी को रगड़ा। उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए, जिससे एक भयावह मुस्कान प्रकट हुई। इस मुस्कान से कौस्तुभ का दिल धड़क उठा। ये मुस्कान उसे जानी पहचानी लग रही थी, क्योंकि वो अक्सर ऐसे ही मुस्कुराता था। उसका चेहरा उतर गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें बता दूंगा कि असली बेवकूफ कौन है। वो अंदाजा लगा रहा था कि आदर्श का दूसरा हथियार धनुष था या नहीं। लबादे वाले आदमियों ने जो जानकारी दी थी उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि आदर्श के 2 सबसे मजबूत हथियार धनुष और कृपाण थे। इसके अलावा और कुछ नहीं बताया गया था। आदर्श ने कौस्तुभ के जवाब की परवाह नहीं की और अचानक अपनी बात याद करते हुए कहा, ठीक है, अभी आपने कहा था कि प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार प्रतिद्वंद्वी को केवल व्यक्तिगत रूप से हार मानने की अनुमति है। अगर ऐसा नहीं है तो इसे गिना नहीं जाएगा, है ना? आदर्श ने पूछा, और इससे पहले कि कौस्तुभ जवाब दे पाता, आदर्श ने 3 उंगलियां आगे बढ़ा दी। 3 चालें। मैं तुम्हारे चेहरे का बायां हिस्सा, तुम्हारा बायां हाथ और तुम्हारा बायां पैर तोड़ दूंगा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। कौस्तुभ गुस्से से लाल हो गया। आदर्श को यकीन नहीं था कि मरने का क्या मतलब होता है,
और उसने उसके खिलाफ जो शब्द इस्तेमाल किए उनका क्या मतलब होता है। क्या उसने सोचा था कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है? जैसे ही कौस्तुभ की नजर आदर्श पर पड़ी, उसके शरीर में जानलेवा इरादे उमड़ पड़े। उसका शरीर चीते की तरह आगे की ओर दौड़ा। हालांकि कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद आदर्श, जिसे उसने देखा था, अचानक गायब हो गया। ओह! कौस्तुभ बहुत घबरा गया और अगले ही पल उसके पूरे शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। आदर्श अचानक उसके शरीर के बाईं ओर एक भूत की तरह प्रकट हो गया था। उसने अवचेतन रूप से आदर्श की छाती पर अपने पंजे से वार किया, लेकिन इस समय उसने महसूस किया कि उसका सिर किसी हाथ से दबाया जा रहा है। इस हाथ ने उसके सिर को जोर से जकड़ लिया और उसी क्षण एक और हाथ प्रकट हुआ। पता ही नहीं चला कि कब इस दूसरे हाथ ने अचानक एक धातु की आयताकार वस्तु पकड़ ली। कौस्तुभ को यह बताने का समय नहीं मिला कि वो क्या है, क्योंकि उसने देखा कि धातु की वस्तु का आकार इतना बढ़ गया कि उसने उसकी पूरी दृष्टि को ढक लिया। पेंग! जोरदार गड़गड़ाहट हुई। आदर्श ने एक हाथ से कौस्तुभ का सिर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से कौस्तुभ के चेहरे के बाएं हिस्से पर धातु की ईंट से बेरहमी से वार कर दिया। आदर्श ने ईंट से वार करने में कोई संकोच नहीं किया। उसने ईंट को ऐसे पटक दिया जैसे कोई पका तरबूज पटक रहा हो, और कौस्तुभ की हड्डियां चकनाचूर हो गईं। कौस्तुभ का शरीर कांप उठा। उसे लगा जैसे उसके सिर पर 10,000 पाउंड के हथौड़े से वार किया गया हो। उसकी आंखें काली पड़ गईं, कान बजने लगे और दिमाग शून्य हो गया, मानो उस पल वो इस दुनिया से अलग थलग पड़ गया हो, मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। इसके कुछ ही समय बाद एक भयंकर दर्द ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। आदर्श ने अपनी पकड़ ढीली कर दी थी और कौस्तुभ फर्श पर घुटनों के बल बैठा उल्टी कर रहा था। पुआ! कौस्तुभ ने जो खाना खाया था उसमें से लगभग 1 दर्जन खून से सने दांत उल्टी करके बाहर निकल गए थे। आदर्श ने उसके सारे दांत तोड़ दिए थे। उसके अंग ठंडे पड़ गए थे और उसके कान और नाक से खून बह रहा था। उसके चेहरे का बायां हिस्सा पूरी तरह से कुचल गया था। उसके चेहरे की हड्डी का एक बड़ा हिस्सा अब अंदर की ओर धंस गया था। आदर्श ने ठंडी निगाहों से कौस्तुभ को देखा। जब किसी इंसान के सिर पर जोरदार चोट लगती है तो उसे मिचली और उल्टी आती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। क्या तुम हार मान लेते हो? आदर्श ने पूछा। कौस्तुभ ने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी ठोड़ी का बायां जोड़ टूट गया था और मुंह पूरी तरह से कुचला हुआ था, तो वो कैसे बोल सकता था? ओह, तुम हार नहीं मानते? आदर्श ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। इसे रोक। इस समय विशैला सांप की ठंडी आवाज आदर्श के कानों में गूंजी। हालांकि आदर्श को उसकी परवाह क्यों होगी? आदर्श ने कौस्तुभ को ऐसे लात मारी मानो कोई मरा हुआ कुत्ता हो और उसे जमीन पर गिरा दिया। आदर्श ने अपने हाथ में ईंट उठाई और जोर से पटक दिया, जिससे कौस्तुभ का बायां हाथ और फिर बायां टखना लग गया। कौस्तुभ ने तीखी आवाज में कहा। आदर्श ने उसके हाथ और पैर को पूरी तरह से कुचलकर लहूलुहान कर दिया था। ये एक विस्फोटक फ्रैक्चर था जिसने इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। आहा! कौस्तुभ जमीन पर लोटपोट हो गया। एक योद्धा की मजबूत मानसिकता आमतौर पर उसे बेहोश होने से बचाती है, लेकिन कौस्तुभ भी बेहोश होने से ज्यादा दूर नहीं था। उसका बायां हाथ और पैर मेंढक के अंगों से ज्यादा अलग नहीं थे। वे पूरी तरह से चपटे हो गए थे। धातु की ईंट से इस तरह कुचले जाने पर पंजे के ब्लेड से कटने से कहीं ज्यादा दर्द होता था। इसके अलावा चोटें 10 गुना ज्यादा गंभीर थीं। अगर उसे कई अच्छी दवाओं से ठीक भी कर दिया जाए तो भी कौस्तुभ के हाथ और पैर को अपनी युवान क्यूई वापस पाने में कम से कम आधा साल लग जाएगा। युवा प्रतिभाओं के लिए आधे साल का समय बहुत कीमती था। ये कुछ हद तक कौस्तुभ के भविष्य के विकास को प्रभावित करेगा। तुम सच में ये कहने की हिम्मत कर रहे हो कि तुम हत्या के नियमों का पालन करते हो? ये इस महान दाव का अपमान है। आदर्श ने व्यंग्य किया। हत्या का दाव महान दाव में से एक था और 3000 महान दाव में इसका स्थान ऊंचा था। इसे पंचतत्व नियमों से ऊपर स्थान दिया गया था और यह शुद्ध यांग दाव से कमजोर नहीं था। कौस्तुभ ने तो बस थोड़ी सी मारक क्यूई इकट्ठी की थी। उसे ज्यादा से ज्यादा एक मारक आभा वाला कहा जा सकता था। वो असली मारक दाव से कोसों दूर था। आदर्श के पीछे सौम्य, वर्षा, सुकुमार और उनके साथी इतने सदमे में थे कि उन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। जो कुछ हुआ वो बस कुछ ही सेकंड में हुआ। शक्तिशाली कौस्तुभ कुछ ही सेकंड में एक मरे हुए कुत्ते में बदल गया, इसलिए वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सके। ये सुकुमार ने मुंह में लार भर ली। वो अपने शरीर का दर्द भी भूल गया था। आदर्श ने कौस्तुभ की हर हरकत का बदला और भी सख्ती से लिया था। सब कुछ साफ सुथरा और आसानी से किया गया था। वरिष्ठ आदर्श बहुत शक्तिशाली हैं, एक युवक ने मूर्ति पूजापूर्ण चेहरे के साथ कहा। 1 साल पहले आदर्श ने नवोदित रैंकिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था और फिर वो गायब हो गया। लगभग 10 महीने बाद कई लोगों को शक हुआ कि क्या आदर्श की ताकत में अचानक तेजी से वृद्धि हुई है या समय के साथ वो स्थिर हो गई है। चूंकि उसने काफी समय से कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, इसलिए लोगों को शक होना स्वाभाविक था। ये तो होना ही था, लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि उनकी चिंताएं पूरी तरह से निराधार थीं।
वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं, निर्दयी भी है, एक और युवक ने कहा। एक योद्धा के लिए निर्दोषों को अंधाधुंध मारना उचित नहीं था, लेकिन दुश्मन के सामने तो निर्दयी होना ही पड़ता है, वरना अंत में सिर्फ कष्ट ही भुगतना पड़ता है। वरिष्ठ सौम्य वर्षा, वरिष्ठ आदर्श की लड़ाई निश्चित रूप से किसी को अपना गुस्सा निकालने का मौका देती है, एक युवक ने सौम्य वर्षा से कहा। सौम्य वर्षा स्तब्ध थी, उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इस समय क्या कहे। सौम्य वर्षा के बगल में सुकुमार अपनी बाईं मुट्ठी को कसकर बंद कर रहा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। जब लोग अपनी सबसे कमजोर और असुरक्षित अवस्था में होते हैं तो उनके लिए मुश्किलें झेलना आसान होता है, लेकिन साथ ही वे आसानी से प्रेरित भी हो जाते हैं। इस छोटी सी लड़ाई ने उनके दिल पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ी थी। सुकुमार ऐसी ही स्थिति में था। अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर आदर्श द्वारा कौस्तुभ की लगातार पिटाई ने सुकुमार के दिल में एक स्थायी छाप छोड़ दी। सुकुमार ने अपने दांत पीस लिए और चुपके से एक संकल्प लिया। शुक्रिया सीनियर आदर्श, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और एक दिन मैं अपने हाथों से काम करूंगा और आपकी तरह बनूंगा। जो मुझ पर पैर रखना चाहेगा उसे तब तक पीटूंगा जब तक वो लहूलुहान ना हो जाए। हालांकि आदर्श, जो अभी भी मंच पर था, ने सुकुमार द्वारा अनुभव किए जा रहे मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया। वो ईंट से खून पहुंचते हुए सीधे विशैला सांप की ओर देख रहा था। इस दुनिया में आने के बाद वो योद्धाओं की दुनिया के नियमों का और भी ज्यादा आदी होता जा रहा था। विशैला सांप के चेहरे पर बेहद बदसूरत भाव थे। उसकी अंबर जैसी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। तुम्हारे पास हिम्मत है, मेरी बातों को अनसुना करने की कीमत मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी जब वो चिल्लाया बस करो, तो न केवल आदर्श ने उसकी बात नहीं सुनी, बल्कि उसने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे कुछ हुआ ही न हो जब उसने कौस्तुभ को पीटा था। उसने जो नजर दी उससे विशैला सांप भड़क गया। भले ही उसकी सेवाएं किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदी गई थीं जिसके पास उजाड़ अस्थि अवशेष थे, फिर भी वो आदर्श को अपंग बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उम्मीद है कि वो उसे मार देगा। तुम सच में बहुत बकवास करते हो। क्या तुम खुद लड़ोगे या फिर कुछ और गुंडों को यहां मरने के लिए भेजोगे? आदर्श अभी भी मंच पर था और विशैला सांप को नीचे देख रहा था। विशैला सांप के पास बैठे मेघ ड्रैगन के 72 शिवालय साधक सभी क्रोधित थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब दौड़कर उसे काट डालना चाहते हों। हालांकि वे सिर्फ उग्र दिख सकते थे। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें पता था कि 2 चालों से भी कम समय में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ेगा। आदर्श बहुत मजबूत था। यद्यपि वे सभी वैभव दिव्यनगर के साधकों से घृणा करते थे, फिर भी उनके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि ये सत्य था। विशैला सांप की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके शरीर पर मौजूद सांप फुफकारते हुए अपनी जीभ बाहर थूकने लगा। दिलचस्प, विशैला सांप मंच पर चढ़ते हुए मुस्कुराया। 8वें स्टेज के आसपास बैठे दर्शक स्तब्ध रह गए। 8वें चरण के मुकाबलों के लिए ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। बाकी चरणों की पहली 2 लड़ाइयां भी पूरी नहीं हुई थीं, लेकिन 8वें चरण में पहले ही 2 लड़ाइयां लड़नी बाकी थीं और लीडर पहले ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। ये बहुत तेज था। यद्यपि आदर्श का प्रदर्शन अभी उत्कृष्ट था, लेकिन सौम्य वर्षा और कंपनी आदर्श के लिए चिंतित थे क्योंकि वो विशैला सांप के खिलाफ जा रहा था। इसका कारण खेती के स्तर में अंतर था। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार यदि उम्र में 1 वर्ष से अधिक का अंतर हो तो बड़े व्यक्ति को अपने साधना स्तर को कम करना होगा। यदि अंतर 2 वर्ष से अधिक हो तो साधना स्तर को और भी कम करना होगा। हर पूरे साल खेती के स्तर को 1 ग्रेड कम करना पड़ता था, तभी एक संतुलित प्रतिस्पर्धा बन पाती। आदर्श की उम्र 14 साल से थोड़ी अधिक थी और विशैला सांप की उम्र अभी 15 साल ही हुई थी। उनकी उम्र में 1 साल से बस 1 महीने का अंतर था। परिणाम स्वरूप विशैला सांप को अपनी साधना के स्तर को दबाने की जरूरत नहीं पड़ी और उन दोनों के बीच बैंगनी रक्त क्षेत्र के शिखर और युवान आधार क्षेत्र को अलग करने वाली एक सीमा थी, जिसने इस मेल को बेहद अनुचित बना दिया। बैंगनी रक्त क्षेत्र के शिखर पर स्थित एक योद्धा के लिए युवान मूल क्षेत्र के योद्धा से लड़ना, अगर दूसरा पक्ष औसत दर्जे का हो तो कोई मायने नहीं रखता। वैभव दिव्यनगर के कई शिष्य ऐसा करने में सक्षम होंगे। हालांकि प्रतिद्वंद्वी विशैला सांप था। वो न सिर्फ प्रतिभाशाली था बल्कि बेहद निर्दयी भी था। पहले हुए विवाद को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं था कि विशैला सांप आदर्श पर जानलेवा हमला करेगा। सौम्य वर्षा और कंपनी के दिल धड़क रहे थे। सीनियर आदर्श, सावधान रहना, सौम्य वर्षा ने मंच के नीचे चुपचाप कहा। उसके हाथ कसकर जुड़े हुए थे, जिससे पता चल रहा था कि वो कितनी घबराई हुई थी। इस समय आसपास के लोगों ने 8वें चरण के मैच पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। ये क्या है? ये तो ऐसे ही शुरू हो जाएंगे। अचल मूल रूप से एक मेज पर बैठकर शराब पी रहा था। आदर्श को विशैला सांप से लड़ते देख उसने अपना शराब का प्याला नीचे रख दिया। आदर्श की प्रतिभा चौंकाने वाली थी, लेकिन उसके पास समय की कमी थी। अचल इस मुकाबले को लेकर बहुत चिंतित था। उसने अपनी कुर्सी हटाई और 8वें चरण की ओर चल पड़ा। अचल को नहीं पता था कि आदर्श की लड़ाई का अंत कैसे होगा। आखिरकार उसका प्रतिद्वंदी युवान फाउंडेशन क्षेत्र का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था,
वो 8वें चरण के करीब पहुंच गया ताकि आदर्श के हारने की स्थिति में वो उसे बचा सके। जहां तक नियमों की बात है, बूढ़े अचल को उनकी जरा भी परवाह नहीं थी। आदर्श की सुरक्षा सबसे जरूरी थी। अचल ने तो इस लड़ाई पर खास ध्यान दिया ही था। कुछ ही दूर दिगंत, प्रखर और उनकी टीम ने भी 8वें चरण में चल रहे इस मुकाबले पर ध्यान दिया था। नेतागण अपना द्वंद्व शुरू कर रहे थे। शुरू हो गया है। आदर्श बनाम विशैला सांप। दिगंत ने प्रखर को युआन क्यू संदेश भेजा। प्रखर मुस्कुराया क्योंकि उसे इसी पल का इंतजार था। कल उसने विशैला सांप की तलाश करने का बड़ा जोखिम उठाया था क्योंकि वो विशैला सांप की निर्दयता और ताकत को महत्व देता था। विशैला सांप आदर्श के खिलाफ लड़ते समय नियमों की सीमाओं को दरकिनार कर सकता था, इसलिए ये बिल्कुल सही था। तो क्या हुआ अगर आदर्श एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है? बिना विकास के समय के ये व्यर्थ है। विशैला सांप निश्चित रूप से आदर्श पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ेगा। आदर्श, मुझसे मिलना तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं तुम्हें ये लड़ाई जिंदगी भर याद रखूंगा। विशैला सांप ने लड़ाई शुरू होने से पहले युआन क्यूई आवाज में आदर्श से कहा। आदर्श ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। विशैला सांप शुरू से ही उस पर निशाना साध रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उसने कौस्तुभ को पीटा था, वरना वो चुनौती देने की पहल ही नहीं करता। तुम मुझे क्यों निशाना बना रहे हो? आदर्श ने युआन क्यूई ट्रांसमिशन के साथ पूछा। उसे यकीन नहीं था कि विशैला सांप सिर्फ इसलिए उसमें दिलचस्पी ले रहा था क्योंकि वो पिछली नवोदित रैंकिंग प्रतियोगिता का चैंपियन था। विशैला सांप जाहिर तौर पर बहुत घमंडी इंसान था, इसलिए वो कभी भी अपने से एक स्तर नीचे के व्यक्ति में दिलचस्पी नहीं लेता। आदर्श को संदेह था कि विशैला सांप के पीछे कोई है जो जानबूझकर उसे निशाना बना रहा है। हे, तुम्हारे पास अभी भी सोचने का समय है। लगता है तुम्हें अभी भी अपनी स्थिति का अंदाजा नहीं है। कुछ ही देर में मैं ही तुम्हें यातनाएं दूंगा। अगर तुम अभी हार मान लो तो अभी भी समय है। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं पहले तुम्हें बोलने से रोक दूंगा, फिर तुम्हें कौस्तुभ से भी 100 गुना ज्यादा तकलीफ दूंगा। जब विशैला सांप ने ये कहा तो एक कानून प्रवर्तक, जिसे विशेष रूप से नेताओं के बीच लड़ाई के लिए रेफरी बनाया गया था, ने उन दोनों से पूछा कि क्या वे तैयार हैं। ये कानून प्रवर्तक वैभव दिव्यनगर का व्यक्ति था। वो मुख्यतः आदर्श से इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसे एहसास हुआ था कि आदर्श ने अभी तक अपना हथियार नहीं निकाला है। मैं तैयार हूं। आदर्श ने सिर हिलाया और लापरवाही से अपनी कलाई ढीली कर दी तथा ईंट को लहराया जिस पर अभी भी खून टपक रहा था। ओ! कानून प्रवर्तक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। आदर्श इस तरह लड़ने की योजना बना रहा था। सिर्फ कानून प्रवर्तक ही नहीं, आदर्श के पीछे के लोग जैसे सौम्य वर्षा और उनके साथी भी दंग रह गए। उन्हें लगा कि साधना के स्तर में अंतर के कारण आदर्श के लिए विशैला सांप से जीतना मुश्किल होगा, फिर भी उसने हथियार न निकालने का फैसला किया। ये बच्चा निश्चित रूप से चिंता में डाल देता है। कुछ ही दूरी पर अचल उलझन में था कि हंसे या रोए। इस बालक आदर्श ने 10,000 पशु कुलदेवता को अपनी कुलदेवता रहस्यवादी तकनीक के रूप में चुना था और कृपाण समाधि से सीखकर तलवार समाधि में प्रवेश किया था। अब वो एक ईंट का उपयोग करके मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के विरुद्ध जा रहा था, जिसकी साधना उससे एक स्तर ऊंची थी। क्या ये चीजें एक सामान्य व्यक्ति करता? आदर्श की बात सुनकर विशैला सांप खिलखिलाकर हंसा। क्या तुम्हारा दिमाग सामान्य है? तुम सच में मेरे खिलाफ हथियार का इस्तेमाल नहीं करना चाहते? आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें किसने बताया कि ये मेरा हथियार नहीं है? मैंने पहले भी कहा है, मेरी कृपाण का इस्तेमाल सिर्फ उन विरोधियों के खिलाफ किया जाना चाहिए जो सम्मान के पात्र हों या दुर्जय हों। घटिया या कमजोर लोगों के खिलाफ तो ईंट ही काफी है। आदर्श की बातों ने सौम्य वर्षा और उसके साथियों की सांसें रोक दी। विशैला सांप तो पहले से ही पागल था, फिर भी आदर्श ने जानबूझकर उसे उकसाया। अगर विशैला सांप सचमुच पागल हो जाता तो नतीजा अप्रत्याशित होता। विशैला सांप का चेहरा तनावग्रस्त होने लगा क्योंकि उसकी पुतलियां सांप की तरह धुरी के आकार में बदल गईं। देख रहा हूं, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पाताल लोक भेज दूं। वाह! विशैला सांप आगे बढ़ा। उसकी गति बहुत तेज थी और जमीन से सटा हुआ आगे बढ़ते हुए उसके शरीर में हड्डियां गायब लग रही थीं। वो किसी अजगर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था। कई लोगों के लिए यह पहली बार था कि उन्होंने ऐसी अजीबोगरीब हरकत तकनीक देखी। मरना! विशैला सांप ने अपने पंजे से आगे की ओर वार किया। उसका हथियार भी एक धातु का पंजा था और उसका वार ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। उसके हमले का निशाना आदर्श की ठोड़ी थी। अगर वो अंदर घुस जाता तो धातु का पंजा उसकी ठोड़ी में घुस जाता, आदर्श के मुंह में घुस जाता और उसकी जीभ फाड़ देता। इससे स्वाभाविक रूप से आदर्श बोल नहीं पाता। विशैला सांप अपनी बात पूरी कर रहा था तथा आदर्श को हार स्वीकार करने से रोकने का प्रयास कर रहा था। आदर्श की निगाहें ठंडी हो गईं। उसने अपने हाथ में ईंट उठाई और उसे विशैला सांप के पंजे पर दे मारा। धातु के पंजे के सामने ईंट के वार के लिए ईंट जैसा कुंद हथियार स्वाभाविक रूप से ज्यादा फायदेमंद होता। लेकिन इसी समय विशैला सांप के कंधों पर बैठा जहरीला सांप अचानक आदर्श की छाती पर हमला करने के लिए उड़ गया। हृदय भेदी सांप। आदर्श को इस सांप का गहरा प्रभाव था।
लगभग 1 साल पहले दिव्य वन में जाने से कुछ दिन पहले 3 लोगों का एक साधक दल पूरी तरह से नष्ट हो गया था, क्योंकि उन्होंने हृदय भेदी सांप को स्वर्ण रेखा सांप समझ लिया था। ये हृदय भेदी सांप एक बेहद खतरनाक वीरान जानवर था। फिर भी विषैला सांप एक वीरान जानवर को कैसे नियंत्रित कर सकता था? आदर्श को लगा कि इंसानों के लिए वीरान जानवरों को वश में करना बेहद मुश्किल है। आदर्श के पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। जैसे ही हृदय भेदी सांप उसके हृदय पर डसने वाला था, वो जल्दी से पीछे हट गया। हालांकि विषैला सांप तेजी से उसके पीछे चला गया और उसके होठों के कोने से एक मुस्कुराहट निकली, तुम खत्म हो गए। विषैला सांप की जानलेवा क्यूई फट गई और फिर उसकी युआन क्यूई में विलीन हो गई और एक दृश्यमान काली हवा के प्रवाह में बदल गई। इस हवा के प्रवाह ने आदर्श के आसपास के वातावरण को ताले की तरह ढक लिया और हर उस दिशा को सील कर दिया जिससे आदर्श बच सकता था। देखता हूं तुम इससे कैसे बचोगे। विषैला सांप ने आदर्श पर अपना पंजा मारा और उसी समय उसके कंधों पर बैठा हृदय भेदी सांप सीधा आदर्श के मुंह की ओर बढ़ा। वो आदर्श की जीभ निगल जाना चाहता था। लगभग उसी क्षण जब हृदय भेदी सांप आदर्श को डसने ही वाला था, उसका शरीर अचानक अजीब तरह से मुड़ गया और उसके शरीर पर बाद की छवियों की मोटी परतें उभर आईं। आदर्श का शरीर अचानक एक लचीले तेज घोड़े में बदल गया जो बिना किसी प्रतिरोध के हवा में उड़ रहा था। मिनट सूक्ष्मता का बड़ा सफलता चरण। दूर दूर दूर। आदर्श ने अचानक हवा में दिशा बदली और अविश्वसनीय गति से जानलेवा क्यूई लॉक को पार कर गया। उसने लगातार 10 से ज्यादा लॉक को चकमा दिया और जब वो आखिरी कुछ लॉक तक पहुंचा जिन्हें वो चकमा नहीं दे सका, तो उसने ईंट से उन पर वार किया। पेंग पेंग पेंग। आदर्श ने 3 जानलेवा क्यूई ताले तोड़ दिए। हिज। अचानक आदर्श के पीछे से विषैला सांप की फुफकारने की आवाज आई। यह हृदय भेदी सांप एक कीड़े की तरह था जो बिना हिलाए आदर्श का पीछा कर रहा था। उसकी गति बेहद तेज थी, लगभग प्रकाश की किरण जैसी। हालांकि आदर्श ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि अपनी ऊर्जा दृष्टि से वो हृदय भेदी सांप के हमले की दिशा को पूरी तरह समझ सकता था। आदर्श ने ईंट से हमला किया। पेंग। आदर्श की ईंट हृदय भेदी सांप के त्रिकोणीय आकार के सिर पर जोर से लगी। एक जोरदार कराह के साथ हृदय भेदी सांप को आदर्श ने उड़ा दिया। क्या? हृदय भेदी सर्प को उड़ते हुए देखकर तथा ये देखकर कि किस प्रकार उसकी अधिकांश जानलेवा क्यूई को आदर्श ने तितर बितर कर दिया है, विषैला सांप बहुत घबरा गया। हाथ में ऐसे कुंद हथियार का उपयोग करने से आदर्श की हमले की गति बहुत सीमित होनी चाहिए थी, इसलिए हृदय भेदी सांप बिजली की तरह तेज होने के कारण ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था कि वो आदर्श की ईंट से चकनाचूर हो जाएगा। विषैला सांप की धुरी के आकार की पुतलियां आदर्श को घूर रही थीं। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक चमक दिखाई दी। उन दोनों के बीच बस कुछ सेकंड के लिए ही मुक्का मारा गया था। देखने वालों में से कई लोगों को तो ये समझने का भी समय नहीं मिला कि क्या हो रहा है। ये इतना तेज था कि सौम्य वर्षा और उनके साथियों को ये पता ही नहीं चला कि वे मुक्का मार रहे हैं। वे केवल ये महसूस कर सकते थे कि युद्ध इतना तीव्र था कि उनकी सांसें रुक गईं। वरिष्ठ आदर्श अद्भुत हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं है। सौम्य वर्षा और उनकी कंपनी के लिए युआन फाउंडेशन क्षेत्र के विशेषज्ञ के सामने किसी भी तरह का नुकसान न उठाना एक बेहद आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। वरिष्ठ आदर्श ने तो अपनी कृपाण का भी इस्तेमाल नहीं किया है। आदर्श की टीम के सभी खिलाड़ी बहुत खुश थे। ये सोचना एक बड़ी भूल थी कि आदर्श ईंट के साथ कमजोर होगा, भले ही उसने विषैला सांप से निपटने के लिए अपनी कृपाण का उपयोग नहीं किया था। जैसा कि आदर्श ने कहा था, ईंट भी उसका हथियार था। इस पहली मुलाकात से विषैला सांप का चेहरा उदास हो गया। उसने शुरू में सोचा था कि जीत उसकी होगी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आदर्श पलटवार कर पाएगा और उसके हृदय भेदी सांप को घायल भी कर पाएगा। उन्होंने महसूस किया कि यह अपमानजनक था कि युआन फाउंडेशन क्षेत्र में होने के बावजूद, जब वो एक शीर्ष बैंगनी रक्त क्षेत्र के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जा रहे थे जो उनसे 1 वर्ष छोटा था, तो वो उसे एक ही चाल में क्रूरतापूर्वक नहीं मार सके। हिस। हृदय भेदी सांप जिसे आदर्श ने जमीन पर गिरा दिया था, अपनी जीभ बाहर थूकते हुए विषैला सांप के कंधों पर वापस चढ़ गया। ये देखकर आदर्श घबरा गया। हृदय भेदी सांप के सिर पर जोरदार प्रहार हुआ था, फिर भी वो उसे झेल पाया और मरा नहीं। ये सांप एक सामान्य हृदय भेदी सांप से भी अधिक शक्तिशाली था। ओह! इस क्षण हृदय भेदी सांप ने हरी युआन क्यूई उत्सर्जित की। ये दलदल से उठे धुंधलेपन जैसा था। हृदय भेदी सांप के शरीर से चटकने जैसी विस्फोटक ध्वनियां निकलने लगी और उसके शरीर पर शल्कों की एक परत जम गई। शल्कों की ये परत बेहद तीखी और लगभग ब्लेड जैसी दिख रही थी। ये तो... आदर्श चौंक गया। हृदय भेदी सांप कैसे रूपांतरित हो सकता है? और ये एहसास ऐसा था मानो ये एक पहलू टोटम था। बच्चे, विषैला सांप पर जो हृदय भेदी सांप है वो असल में एक हृदय भेदी सांप के शव से बनी कठपुतली है, और विषैला सांप का आस्पेक्ट टोटेम भी सांप के आकार का है। उसने अपने आस्पेक्ट टोटेम और कठपुतली को मिलाकर एक शरीर बना लिया है। अब वो अपनी असली क्षमताओं का इस्तेमाल करने वाला है। सावधान रहना।
इस समय अचल की युआन क्यूई आवाज का प्रसारण आदर्श के कानों में पड़ा। हृदय भेदी सांप कठपुतली, एक पहलू टोटेम के साथ संयुक्त, क्या ऐसी कोई तकनीक थी? आदर्श घबरा गया। युद्ध कला के मार्ग में सचमुच कई रास्ते थे। युद्ध की विभिन्न तकनीकों की कोई कमी नहीं थी। विषैला सांप दहाड़ा, उसके शरीर से हरा धुआं निकला। उसके पैरों के नीचे बैंगनी टंगस्टन स्टेज पर जैसे ही हरी गैस का दाग लगा, ची की आवाज निकलने लगी। जहां गैस स्टेज से टकराई वहां छेद हो गए। इतना शक्तिशाली जहर, कई लोगों की सांसें रुक गईं। बैंगनी टंगस्टन धातु भी उसमें से जंग खा गई। अगर वो किसी के शरीर को छू जाती तो हड्डी तक पहुंचने से पहले ही सब कुछ जलकर राख हो जाता। आदर्श, तुम वाकई बहुत ताकतवर हो। मुझे अपने पहलू टोटेम और जहर के नियमों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना बहुत प्रभावशाली है। विषैला सांप आदर्श के शरीर को जहर से नष्ट करने की योजना बनाते हुए कदम दर कदम उसके पास पहुंचा। आदर्श चुप रहा और उसने अपनी कलाई ढीली कर दी तथा अपने हाथ में धातु की ईंट को घुमाया। तुम अभी भी अपनी कृपाण का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो। विषैला सांप गुस्से से बोला। युआन के एक मूल क्षेत्र के योद्धा होने के नाते उसके लिए बैंगनी रक्त क्षेत्र के शिखर पर मौजूद आदर्श के खिलाफ लड़ना उसकी प्रतिभा की उपाधि को कमजोर कर रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने पहलू टोटेम का इस्तेमाल करने के बाद भी आदर्श अपनी कृपाण का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर वो जीत भी जाता तो भी ये शर्मनाक होता। मैंने पहले भी कहा है, मेरी तलवार का इस्तेमाल सिर्फ उन विरोधियों के खिलाफ किया जाना चाहिए जो सम्मान के लायक या दुर्जय हों। तुम एक कमीने के तौर पर सिर्फ एक ईंट के लायक हो। आदर्श की आवाज बेपरवाह थी। मंच के चारों ओर सौम्य वर्षा और उसके साथियों ने उसे सुनकर मुंह खोला। वे अवाक रह गए। इस समय विषैला सांप ने अपनी सारी तरकीबें दिखा दी थीं। फिर भी आदर्श ने न सिर्फ अपनी कृपाण का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बार बार विषैला सांप को गंदा कहकर गालियां भी दे रहा था। उसे और भड़काना बंद करो, सौम्य वर्षा ने मन ही मन कहा। उसने विषैला सांप के बारे में पूरी जानकारी देखी थी और उसके चरित्र को जानती थी। ये व्यक्ति विकृत और क्रूर था। उसे डर था कि विषैला सांप इस लड़ाई में कोई घटिया चाल चलेगा जिससे आदर्श को कोई लाइलाज चोट लग जाएगी। मैं तुम्हारे मांस और खून को थोड़ा थोड़ा करके साफ कर दूंगा। विषैला सांप दहाड़ा। उसके दोनों धातु के पंजे धुंधले हरे रंग में बदल गए। पूरा 8वां चरण हरे धुएं से ढक गया। ये हरा धुआं ब्लैक वाटर दलदल के धुएं से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। योद्धा कुछ समय तक दलदल के धुएं को सहन कर सकते थे, लेकिन इस हरे धुएं में विशेषज्ञों द्वारा परिष्कृत हथियार भी जंग लगने लगते थे। जो लोग विष तत्व संबंधी नियमों का पालन करते थे, उन्हें सभी प्रकार की जहरीली चीजें निगलनी पड़ती थीं, जिससे उनकी युआन क्यूई अत्यधिक जहरीली क्यूई में बदल जाती थी। यहां तक कि ऐसी किंवदंतियां भी थीं जिनमें कहा गया था कि जब विष तत्व संबंधी नियम उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं तो वे दुनिया के सभी स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को अत्यंत विषैला क्यूई बना सकते हैं, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट हो सकता है तथा यह विषैले दलदल के बड़े बड़े पथों में परिवर्तित हो सकता है, जो मृत्यु का कारण बनते हैं। सारी जहरीली गैस आदर्श की ओर इकट्ठा हो गई। ये ऐसा हमला था जिसे धातु की ईंट भी नहीं रोक सकती थी। हम ऐसा लग रहा था कि वो जहरीली हरी गैस ने अपना जीवन धारण कर लिया है और वो भूत की तरह रोने लगी है। जहरीली गैस इतनी गाढ़ी थी मानो सांप के पित्त से बनी हो। इससे इतनी दुर्गंध आ रही थी कि नाक में दम कर रही थी। इस हृदय भेदी सांप की कठपुतली हवा में उड़ते हुए आवाज निकालने लगी। अपनी गहरी हरी आंखों से वो चुपचाप आदर्श के पास पहुंचता रहा। इस जहरीली गैस का न सिर्फ उस जहरीले सांप की कठपुतली पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसे ऊर्जा भी मिल गई। एस्पेक्ट टोटेम मूल रूप से उड़ सकते थे, इसलिए इस विषैले सांप की कठपुतली में भी उड़ने की क्षमता थी। इसे वास्तव में विषैला सांप का प्रतिरूप माना जा सकता है, और यद्यपि ये एक कठपुतली थी, फिर भी इसका अपना जीवन था। तो क्या हुआ अगर तुम हथियार इस्तेमाल नहीं करते? चाहे वो कृपाण हो या ये धातु का कुंद हथियार, ये जहर का सामना नहीं कर पाएंगे। इस जहरीले इलाके में मैं हर चीज पर पूरी तरह हावी हूं। विषैला सांप व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। धातु का पंजा हाथ में लेकर वो तेजी से चलने लगा। विष के बीच एक सामान्य योद्धा केवल अपने सुरक्षात्मक युआन क्यूई को ही विष के संक्षारक गुणों का सामना करने के लिए शक्तिशाली बना सकता था। हालांकि ऐसा करने से न केवल उनकी युआन क्यूई का एक बड़ा हिस्सा जहर को झेलने के लिए उपयोग करने के कारण जल्दी ही भस्म हो जाएगा, बल्कि विषैला सांप और हृदय भेदी सांप कठपुतली के हमले को रोकने के लिए बची हुई मात्रा भी कम हो जाएगी। केवल एक को ही नियंत्रित किया जा सकता था तथा दूसरे को शासन करने की पूरी स्वतंत्रता थी। इस प्रकार विषैला सांप इस विषैली धुंध के भीतर अपनी लड़ाकू शक्ति को अधिकतम कर सकता था। विषैली धुंध के संपर्क में आने पर आदर्श की सुरक्षात्मक युआन क्यूई नष्ट होने लगी और सिकुड़ने लगी। आदर्श आखिरकार बैंगनी रक्त क्षेत्र के शिखर पर था। उसके पास युआन क्यूई की मात्रा युआन आधार क्षेत्र के योद्धा की तुलना में बहुत कम थी। नतीजतन समय के साथ उसके लिए जहरीली धुंध का सामना करना मुश्किल होता गया। बहुत से लोग आदर्श के लिए चिंतित थे, लेकिन प्रखर और उनके साथी भी थे
जो आदर्श को जहरीली धुंध से क्षतिग्रस्त होकर कंकाल में बदलते हुए देखने के लिए उत्सुक थे। मरना। विषैला सांप दहाड़ा और हृदय भेदी सांप कठपुतली दो अलग अलग दिशाओं में भाग गए। एक आगे से आया और दूसरा पीछे से, और आदर्श पर हमला किया जो जहरीली धुंध के बीच में था। दूर, दूर, दूर। विषैला सांप के शरीर की दर्जनों तस्वीरें हमारे सामने आने लगीं, जिससे दूसरों को यह पता ही नहीं चल पाया कि वो कहाँ है। जहां तक हृदय भेदी सांप की बात है तो ये बिजली की तरह था जिसने उसके हवा में उड़ते शरीर को धुंधला कर दिया। विषैला सांप के हमले के सामने आदर्श का मन पानी की तरह शांत था। उसने ईंट हाथ में लेकर अपनी युवान क्यूई को पूरी तरह इकट्ठा कर लिया। बैंग। एक स्पष्ट ध्वनि के साथ आदर्श के हृदय के भीतर स्थित बैंगनी क्रिस्टल मूल हिल गया। उस पल मानो कोई ज्वालामुखी फट गया हो। आदर्श के शरीर से जलती हुई शुद्ध यांगची फूट पड़ी। वैभव दिव्य पवित्र तकनीक का दूसरा चरण। शुद्धतम शुद्धता वाली शुद्ध यांगची हवा में तांग घाटी की छवि में बदल गई। एक पतली धुंध ने भूतिया घाटी को ढक लिया, जिसने भीतर के दिव्य हरे भरे पेड़ों को ढक लिया। गोल्डन क्रो प्रजाति के पशु चिन्ह को अवशोषित करने और जलते हुए नरक के शुद्ध यांग तलवार महल में 10 महीने तक साधना करने के बाद आदर्श की वैभव दिव्य पवित्र तकनीक अब पहले जैसी नहीं रही। शुद्ध यांग की लपटें जल उठीं और विषैली धुंध का एक बड़ा हिस्सा शुद्ध यांग अग्नि द्वारा जल गया। विष तत्व नियम को 5 तत्व नियमों के समान ही दर्जा दिया गया था। ये उच्च श्रेणी की शुद्ध यांग ज्वाला की जलन का सामना नहीं कर सकता था। हरे धुंध के बड़े बड़े टुकड़े हरे धुएं में जल गए। यहां तक कि आदर्श के पैरों के नीचे पड़ी बैंगनी टंगस्टन धातु भी पिघलकर तरल बन गई थी। विषैला सांप बहुत घबरा गया। इतनी मोटी शुद्ध यांग ज्वाला होने के बावजूद आदर्श की शुद्ध यांग के नियमों में उपलब्धि उसके अपने विष तत्व नियमों से भी ज्यादा थी। हालांकि साधना के स्तर में अंतर था। आदर्श की शुद्ध यांग क्यू शुद्ध यांग तलवार महल और स्वर्ण कौवा प्रजाति से आई थी। इसकी गुणवत्ता उन विषैले तत्वों के बराबर नहीं थी जो विषैला सांप ने हृदय भेदी सांप जैसे वीरान जानवरों से निकाले थे। गुणवत्ता में इस अंतर ने उनकी खेती के स्तर की कमियों को उलट दिया। इस क्षण आदर्श की आंखें चमक उठीं। उसके शरीर की सारी शुद्ध यांग क्यू धातु की ईंट में समा गई थी। धातु की ईंट शुद्ध यांग की लपटों से चमकने और जलने लगी। ये अब कोई सामान्य धातु की ईंट नहीं थी, बल्कि एक शुद्ध यांग ज्वलंत ईंट थी। विषैला सांप अपनी सांस रोककर इधर उधर घूम रहा था। उसने अपनी सांप जैसी हरकतों का पूरा इस्तेमाल किया। शुद्ध यांग नियमों के बावजूद अगर वो अपनी हृदय भेदी सांप कठपुतली के साथ हमला करता तो उसके एक हमले से आदर्श को चोट पहुंचने की संभावना बनी रहती। हालांकि उसी क्षण आदर्श हिल गया। उसने अपनी बैंगनी क्रिस्टल ऊर्जा दृष्टि खोली और आकाश को ढकने वाले दृश्य उसकी दृष्टि से ओझल हो गए। आदर्श ने विषैला सांप की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से पहचान लिया। जहां तक बिजली की गति से चलने वाले हृदय भेदी सर्प कठपुतली का प्रश्न है, वो बैंगनी क्रिस्टल की दृष्टि में छिप नहीं सका। मिनट सूक्ष्मता का बड़ा सफलता चरण। आदर्श का शरीर रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। विषैला सांप को अपनी पीठ ठंडी महसूस हुई और उसके दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। बिना सोचे समझे उसके पंजे ने उसकी पीठ पर हमला कर दिया। इस समय आदर्श के हाथ में शुद्ध यांग ज्वलंत ईंट जोर से नीचे की ओर गिर गई थी। वैभव दिव्य पवित्र तकनीक को अपनी सीमा तक धकेलने पर ईंट के पटकने से हवा में आग की तेज किरणें उत्पन्न हुई। कैसा? आदर्श की जलती हुई ईंट विषैला सांप के धातु के पंजे से टकराई। गर्म शुद्ध यांग की लपटों ने पंजे को मोड़ दिया, जबकि ईंट ने अपनी गति नहीं खोई। धातु के पंजे को नीचे धकेलने के बाद वो सीधे विषैला सांप के सिर पर जा लगी। बूम! जब शुद्ध यांग ऊर्जा फूटी तो विषैला सांप की सुरक्षात्मक युवान क्यूई कांच की तरह चकनाचूर हो गई। उसे अपने सिर में झंझनाहट महसूस हुई, मानो किसी पागलों की तरह दौड़ते हुए सींग वाले जानवर ने उसका सिर कुचल दिया हो। उसका दिमाग खाली हो गया और उसकी दृष्टि पूरी तरह से सुनहरे रंग से ढक गई। उसे अब कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। जहां तक हृदय भेदी सांप कठपुतली का सवाल है, उसके मालिक के गंभीर रूप से घायल होने पर उसके अंदर का पहलू टोटेम नष्ट हो गया। उसकी युद्ध शक्ति समाप्त हो गई और उसकी गति तेजी से कम हो गई। इसी क्षण आदर्श ने सांप को उसके सिर से 3 इंच दूर से पकड़ लिया। एक हाथ से हृदय भेदी सांप और दूसरे हाथ से शुद्ध यांग की जलती हुई ईंट पकड़े हुए आदर्श ने विषैला सांप के शरीर को हिलते हुए देखा। विषैला सांप बेसुध था और आदर्श ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी ईंट उठाकर उस पर फिर से टूट पड़ा। इस समय विषैला सांप एक स्थिर लक्ष्य की तरह था, इसलिए आदर्श का ईंट का वार विषैला सांप के चेहरे के दाहिने हिस्से पर लगा। पेंग! विषैला सांप हवा में लट्टू की तरह घूमने लगा। उसका शरीर घूम रहा था और खून उगल रहा था। खून हवा में लाल सर्पिल में फैल गया। विषैला सांप ने खून से सने कुछ दांत भी थूक दिए। विषैला सांप को जमीन पर गिरते देख आदर्श तेजी से आगे बढ़ा और एक और ईंट से हमला किया। ईंट के इस प्रहार ने अपनी दिशा बदल दी और विषैला सांप के चेहरे के बाईं ओर जा लगा। विषैला सांप, जो एक घूमते हुए लट्टू की तरह था, पहले दक्षिणावर्त घूम रहा था, लेकिन इस प्रहार के बाद वो वामावर्त घूमने लगा।
विशैला सांप का चेहरा पूरी तरह क्षत विक्षत हो गया था। फिर से उसने सर्पिलाकार रूप में खून उगल दिया। इसके बाद आदर्श ईंट हाथ में लेकर उछला और अपने शरीर को मोड़ते हुए उसने ईंट से तीसरा जोरदार हमला किया, मानो वो गेंद को तोड़ रहा हो। काचा! आदर्श की ईंट विशैला सांप की पीठ पर लगी और रीढ़ की हड्डी टूटने की आवाज के साथ विशैला सांप जोर से जमीन पर गिर पड़ा। विशैला सांप का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था। हालांकि इस समय आदर्श ने विशैला सांप की परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने अपने हाथ में पकड़े हृदय भेदी सांप को बैंगनी टंगस्टन की जमीन पर फेंक दिया। विशैला सांप के आदेश के बिना हृदय भेदी सांप अपनी युद्ध शक्ति खो चुका था। इस तरह जमीन पर फेंके जाने पर वो बस जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद आदर्श ने हृदय भेदी सांप के त्रिकोणीय आकार के सिर पर निशाना साधा और उस पर टूट पड़ा। फफ! हृदय भेदी सांप का सिर खूनी मांस के लेप में बदल गया। हालांकि अब इस सांप का सिर नहीं था, लेकिन उसका शरीर अभी भी संघर्ष कर रहा था। सौम्य वर्षा और उसके साथी इस द्वंद्व युद्ध के दौरान जो हुआ उसे देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उनके मन में बस एक ही शब्द आया, क्रूर। हाथ में ईंट लिए आदर्श एक क्रूर, अनियमित राक्षस था। कौस्तुभ और विशैला सांप जो दोनों उसके खिलाफ गए थे, दोनों को कुछ ईंटों के हमलों से पहचान से परे धकेल दिया गया। हृदय भेदी सांप की देखभाल करने के बाद आदर्श हाथ में ईंट लेकर विशैला सांप की ओर चला। हालांकि विशैला सांप बेहोश नहीं हुआ था। उसके चेहरे के दोनों तरफ की हड्डियां दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखें पूरी तरह खून से लथपथ थीं और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उसे आदर्श के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसके कदमों की आहट ऐसी लग रही थी मानो मौत उसके करीब आ रही हो, जिससे वो भयभीत हो गया। ये व्यक्ति एक राक्षस था। विशैला सांप जो हमेशा दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करता था, अचानक दुर्व्यवहार करने वाले से दुर्व्यवहार का शिकार बन गया। उसका डर चरम सीमा पर पहुंच गया था। क्या तुम हार नहीं मान रहे हो? इस समय आदर्श की आवाज विशैला सांप के कानों तक पहुंची। विशैला सांप को लगा जैसे उसे माफी मिल गई हो। उसका जबड़ा तोड़ दिया गया था, इसलिए वो अभी भी बोल नहीं पा रहा था। उसने जल्दी से आदर्श को युआन क्यूई आवाज में संदेश भेजा, रुको, रुको, मैं हार मानता हूं। ओ, अभी भी हार नहीं मान रहे? आदर्श ने विशैला सांप के युआन क्यू संदेश को अनसुना कर दिया। बिना व्यक्तिगत रूप से कहे हार कैसे मानी जा सकती है? आदर्श ने धातु की ईंट को मजबूती से उठाया। विशैला सांप बुरी तरह डर गया। अगर ये ईंट उसके सिर पर गिरती तो वो मर जाता। वो यहां मरना नहीं चाहता था। रुको, रुको, मानव श्री, मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताता हूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। विशैला सांप ने युआन क्यूई आवाज में विनती की। ओ! विशैला सांप की बातें सुनकर आदर्श ने अपना हमला धीमा कर दिया। बोलो। वे दो काले लबादे पहने लोग थे। उन्होंने अपनी शक्लें छिपाईं। उनकी आवाज भी बदल गई, लेकिन उनमें से एक का सिर्फ एक हाथ था। विशैला सांप ने अपनी युआन क्यूई का उपयोग कल के दो लबादाधारी लोगों की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए किया। आदर्श ने जब ये सुना तो उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। एक भुजा। आदर्श पहले से ही जानता था कि एक हाथ वाला वो साधक कौन था जो उससे झगड़ा कर रहा था। जहां तक दूसरे व्यक्ति का सवाल है, हालांकि वो निश्चित रूप से नहीं जानता था कि वो कौन था, फिर भी वो अनुमान लगा सकता था कि वो कोई और नहीं बल्कि दिगंत या अधिराज ही था। आदर्श ने ईंट रख ली और विशैला सांप पर क्रूरतापूर्वक हमला करना बंद कर दिया। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार वो जानबूझकर किसी की मृत्यु का कारण नहीं बन सकता था और न ही जानबूझकर किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से विकलांग बना सकता था। अब विशैला सांप अपनी प्रतिरोध करने की सारी क्षमता खो चुका था। अगर वो उसे लगातार प्रताड़ित करता तो ये नियमों के विरुद्ध नहीं होता, लेकिन वो विशैला सांप को मार या हमेशा के लिए निष्क्रिय नहीं कर सकता था। अगर ऐसा है तो मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य इस पर आंखें नहीं मूंदेगा। वैभव दिव्य नगर के लिए भी उसकी रक्षा करना आसान नहीं होगा। इसलिए आदर्श ने इसे वैसे ही छोड़ने का निर्णय लिया। 8वें चरण में आदर्श जीत गया। उसने प्रतिद्वंद्वी नेता को हराकर 2 सीटें जीत लीं। कानून प्रवर्तक ने युद्ध के परिणाम की घोषणा की। ये गठबंधन प्रतियोगिता का पहला दौर था। ये पहली सीटें भी थीं जिनका मालिकाना हक मिला। जिस गति से ये युद्ध समाप्त हुआ वो इतनी तीव्र थी कि ऐसा लगा जैसे ये कोई अतिशयोक्ति थी। जैसे ही आदर्श मंच से नीचे उतरा, सौम्य वर्षा और उसके साथी अभी भी स्तब्ध थे। उन्हें लग रहा था जैसे अभी जो कुछ हुआ वो सब एक सपना था। वे जानते थे कि आदर्श सरल नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आदर्श इतना हिंसक होगा। विशैला सांप को ईंट से मार गिराने के लिए और अंत में आदर्श द्वारा प्रदर्शित वैभव दिव्य पवित्र तकनीक ने उन्हें और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया।